आज की क्लास हम सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में स्टार्ट करूं उससे पहले कल का जो भी हम लोगों ने क्लास किया था उसको एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं। कल हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम और उसमें हमने 4 एलिमेंट्स आपको बताए थे। पहला था पर्सन, दूसरा था एक्टस रियस, तीसरा था मेंस रिया और चौथा था इंजरी। जब हम लोग पर्सन के बारे में पढ़े थे तो हमने देखा कि सेक्शन 11 ऑफ द आईपीसी एंड करस्पॉन्डिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 ऑफ द बीएनएस में पर्सन्स को डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पर्सन इंक्लूड्स एसोसिएशन ऑफ बॉडी, पर्सन ऑफ बॉडी और एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। जिसमें हम लोग पर्सन के बारे में ये देखे थे कि 2 टाइप्स के पर्सन होते हैं, एक तो नेचुरल पर्सन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे हम और आप हो गए ह्यूमन बीइंग, और आर्टिफिशियल या फिर लीगल पर्सन के नाम से जिसको जानते हैं हम, वो बाय लेजिस्लेशन उसको जो है तैयार किया जाता है। जैसे कोई एक्ट हो गया या फिर कोई कंपनी हो गई, किसी कंपनी का जब हम रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो वो जो कंपनी है वो लीगल पर्सन के रूप में अपना जो है कार्यों का संचालन करती है, और वो कंपनी एज ए पर्सन क्राइम भी कमिट कर सकती है। क्राइम यहां कहना सही होगा या फिर ऑफेंस कहना सही होगा। वही आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था एक्टस रियस के बारे में। एक्टस रियस क्या होता है? The consequence of any human conduct which is prohibited or punishable by law, जिसे ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसे लॉ या तो प्रतिबंधित करती है या फिर पनिशेबल जिसको बनाई है उसे जो है एक्टस रियस कहते हैं। वही बात करें मेंस रिया की, तो मेंस रिया जो है वो स्टेट ऑफ माइंड होता है, मेंटल एलिमेंट होता है। कैसा मेंटल एलिमेंट? उसमें मेंस रिया में 2 वर्ड मैंने आपको बताया था, एक मेंस और एक रिया। मेंस का मतलब होता है स्टेटस ऑफ माइंड और रिया का मतलब होता है विच इज प्रोहिबिटेड और पनिशेबल बाय लॉ। चौथा जो हम लोगों ने एलिमेंट पढ़ा था वो था इंजरी। इंजरी क्या होता है? वो सेक्शन 44 ऑफ द आईपीसी में डिफाइन किया गया है उसे। इंजरी मीन्स होता है हार्म टू पर्सन्स बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन। ये 4 चीजों पे जो है इंजरी कॉज की जाती है, या तो पर्सन्स के बॉडी पे या फिर पर्सन के माइंड पे या फिर पर्सन के प्रॉपर्टी पे या फिर पर्सन के रेपुटेशन पे। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज की क्लास मैंने शुरू में ही आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। क्राइम क्या होता है और ऑफेंस क्या होता है। तो क्या एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं और आप डिसाइड करिए कि इसमें कौन सा क्राइम होगा या फिर ऑफेंस होगा। आप जो है रास्ते से जा रहे होते हैं, आपके पास जो है पर्याप्त पैसा होता है और सामने वाला व्यक्ति भूख से तड़प रहा है। वो आपसे पैसे मांगता है कि उसे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए कि मैं कुछ खा लूं, मैं कई दिनों से बहुत भूखा हूं, कुछ खाया नहीं हूं। तो ऐसी स्थिति में आप उसको पैसे नहीं देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब आप वापस लौट करके आते हैं तो ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति भूख से तड़प रहा था उसकी मृत्यु हो गई है। तो क्या आपको ये कहा जाए कि आपने ऑफेंस किया है या फिर क्राइम कमिट किया है? दूसरा एग्जांपल ले लें कि कोई आपका सर्वेंट है, वो सर्वेंट इस बिहाफ पे आपके यहां काम करता है कि उसको आप पेमेंट भी देंगे पर मंथ सैलरी के रूप में, और उसे आप 3 टाइम का भोजन भी देंगे, लेकिन उसे आप खाना नहीं देते हैं टाइम पे और भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो क्या आपने कोई ऑफेंस किया या क्राइम किया? यदि किया, दोनों केस में क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। और दूसरी चीजें कि ये क्राइम क्या है और ये ऑफेंस क्या है, इसको समझने के लिए पहले वाले केस में अगर हम देखें तो बहुत लोग ये भी कहेंगे कि मोरालिटी के बेसिस पे, चूंकि वो रॉन्ग है कि आपके पास पैसा होते हुए भी आपने सामने वाले की मदद नहीं किया और उसका भूख से जो है मृत्यु हो गई, तो बहुत लोग ये भी कहेंगे कि उसके पास था लेकिन उन्होंने दिया नहीं और देखो सामने वाले की मृत्यु हो गई, उसने बड़ा गलत किया। आपके बारे में कह रहे हैं कि आपने बड़ा गलत किया, उसको यदि आपने भोजन दे दिया होता, पैसे दे दिए होते तो शायद वो जिंदा होता। क्या इस एक्ट के लिए आपको पनिश किया जा सकता है? दूसरा कंडीशन कि आप अपने सर्वेंट को, जिसमें आपकी ड्यूटी थी कि उसको आप 3 टाइम भोजन देंगे, लेकिन आप उसको भोजन नहीं देते हैं और काम करवाते रहते हैं और भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या आपके सर्वेंट की मृत्यु हो जाने से आपको पनिश्ड किया जाए? यही अब हम बात समझें कि जो क्राइम होता है, क्राइम का कॉन्सेप्ट वाइडर होता है, बहुत बड़ा होता है, और उस क्राइम में से, क्राइम का सीधा सीधा मतलब समझिए कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे सोसाइटी या फिर लॉ रॉन्ग माने, गलत माने। तो पहले केस में आपने सोसाइटी के बेसिस पे रॉन्ग किया, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है उसने क्राइम किया, लेकिन वही बात करें वो क्राइम या फिर रॉन्ग किस बेसिस पे था? सोसाइटी के बेसिस पे कह सकते हैं या फिर मोरालिटी के बेसिस पे कह सकते हैं। लेकिन जब उस वाइडर कॉन्सेप्ट क्राइम को, क्राइम के कुछ हिस्से को, जिसको अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस पनिशेबल बना दिया गया कि ये ऑफेंस यदि आप करते हैं तो इसके लिए इतने साल की सजा है, ये पनिशमेंट आपको दी जाएगी, तो फिर उसको हम ऑफेंस के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लें कि यदि कोई लड़का किसी लड़की का पीछा करता है और ऐसे पीछा करते हुए लड़की अपनी इच्छा जाहिर करती है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस लड़के में, लेकिन लड़का फिर भी निरंतर उसका पीछा करता है और उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है, तो क्या ए ने कोई ऑफेंस किया? बिल्कुल किया, क्योंकि इस एक्ट को ऑफेंस के रूप में धारा 354D भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है, जो स्टॉकिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन वही बात कर लें, जब इसको धारा 354D भारतीय दंड संहिता में परिभाषित कर दिया गया, यह एक अपराध है, यह एक ऑफेंस है, तो फिर उसके लिए उसकी लाइबिलिटी अराइज हो गई। अब वो क्राइम भी है और ऑफेंस भी है। वही बात करें, दूसरे सेम एग्जाम्पल को उल्टा कर दें कि कोई लड़का है और कोई लड़की उस लड़के का पीछा करती है गलत इंटेंशन से और उससे कांटेक्ट बनाना चाहती है, लेकिन कांटेक्ट बनाने के लिए लड़का सीधे मना कर रहा है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन फिर भी लड़की उसका पीछा करती है, तो क्या ये स्टॉकिंग का ऑफेंस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो वो क्राइम तो होगा, लेकिन वो ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। ऑफेंस केवल उन्हीं को कहा जाएगा जो अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस उसकी लाइबिलिटी अराइज हो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए ये क्राइम है, तो क्राइम का कुछ हिस्सा जो अंडर लॉ क्या बनाया गया है, अंडर लॉ मेड पनिशेबल, जिसको लॉ में बनाया गया है पनिशेबल,
क्राइम के उन हिस्सों को हम ऑफेंस के नाम से जानेंगे जिसके लिए जो है अंडर लॉ उस पर्सन की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। अब लड़के के द्वारा लड़की का पीछा करना वो क्राइम है, और वहीं लड़की के द्वारा जो है लड़के का पीछा करना वो जो है क्राइम तो है लेकिन ऑफेंस नहीं है। तो जब ऑफेंस नहीं है तो उसके लिए उसको पनिश नहीं किया जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि जो ऑफेंस है वो क्राइम होगा हर स्थिति में, लेकिन क्राइम जो है, क्या सारे क्राइम ऑफेंस होंगे? नहीं, लेकिन सारे ऑफेंस क्या होंगे? क्राइम होंगे। हम कह सकते हैं कि एवरी ऑफेंस इज एन क्राइम, बट every crime is not an offense। मतलब जो जितने भी क्राइम हैं वो सारे क्राइम ऑफेंस नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे ऑफेंस क्या होंगे? सारे ऑफेंस क्या होंगे? क्राइम होंगे। अब देखें कि हमने आपको बताया कि ऑफेंस वो होते हैं जो अंडर लॉ पनिशेबल होते हैं। अंडर लॉ क्या होते हैं? पनिशेबल होते हैं। तो हम देखते हैं कि आईपीसी में ऑफेंस क्या कहा गया है और बीएनएस में ऑफेंस को क्या बताया गया है। उसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन 40 ऑफ द आईपीसी। उम्मीद करता हूं कि आप डायरेक्ट लेकर के बैठे होंगे। सेक्शन 40 ऑफ द आईपीसी, देखिए सेक्शन 40 ऑफ द आईपीसी में डायरेक्ट पढ़ने का कुछ रूल होता है। जैसे मैं इसमें बताऊं आपको कि सेक्शन 40 ऑफ द आईपीसी में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। तो इसमें क्या है कि पहले ही लिखा है कि एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मींस होता है एक्सेप्शन, और जहां भी किसी भी डायरेक्ट के सेक्शन में यदि कॉमा देकर के बताया गया हो तो हम लोग कॉमा के बाद वाली लाइन यदि पढ़ेंगे, अगर एक्सेप्शन लिखा है तो एक्सेप्शन के बाद जितना भी लिखा है ये एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लास 2nd and 3rd ऑफ दिस सेक्शन, इतना जो कॉमा के पहले लिखा हुआ है ये सब इसका एक्सेप्शन है। लेकिन जब किसी भी एक्सेप्शन को समझना हो तो सबसे पहले हमको उसके रूल को समझना होता है। जब हम रूल समझेंगे तभी तो उसके एक्सेप्शन के बारे में समझ पाएंगे। तो अभी हमें मतलब है कि ऑफेंस अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस क्या बताया गया है। तो हम एक्सेप्शन वाले पार्ट को छोड़ करके हम ये समझेंगे पहले कि ऑफेंस के लिए जो है अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस क्या बताया गया है। तो कॉमा के बाद वाला जो है सेंटेंस पढ़ेंगे, द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। मतलब कोई भी ऐसा थिंग मींस कंसिक्वेंस ऑफ एनी ह्यूमन कंडक्ट जो पनिशेबल बनाया गया हो इस कोड में, वो क्या होगा? ऑफेंस होगा। तो अभी मैंने बताया कि जो स्टॉकिंग का ऑफेंस है, एक लड़के द्वारा लड़की का पीछा करना, तो स्टॉकिंग के ऑफेंस में धारा 354D भारतीय दंड संहिता में जो है उसको परिभाषित किया गया है, उसको ऑफेंस बनाया गया है, पनिशेबल बनाया गया है, तो उसके लिए लाइबिलिटी अराइज होगी। लेकिन वहीं जब लड़की लड़के का पीछा कर रही है तो ऐसी स्थिति में उसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो फिर उस स्थिति में कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस। लेकिन बीएनएस कहने से पहले हम एक बार देख लें कि बीएनएस में क्या दिया हुआ है। ऑफेंस को सेक्शन 40 ऑफ द आईपीसी में और करस्पॉन्डिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ द बीएनएस में परिभाषित किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप बीएनएस का भी डायरेक्ट लेकर के बैठे होंगे।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 जो कि ऑफेंस के बारे में बताता है, इसमें भी एक्सेप्ट लिखा है। तो मैंने आपको बताया कि एक्सेप्ट के बाद जितना लिखा होगा वो सब रूल का एक्सेप्शन होगा। तो कॉमा के बाद का सेंटेंस हम पढ़ेंगे। द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, मतलब इस संहिता में जो भी पनिशेबल बताया होगा वही जो है, जिसके लिए जो पनिशेबल बताया गया होगा और जिसके लिए लाइबिलिटी अराइज होगी वही इस संहिता में जो है ऑफेंस माना जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंस क्या है आईपीसी क्राइम एंड ऑफेंस के बीच में। जो क्राइम होता है वो वाइडर कॉन्सेप्ट रखता है और इसमें हम कह सकते हैं कि एवरी ऑफेंस इज एन क्राइम बट एवरी क्राइम इज नॉट एन ऑफेंस। और इसको जो है ऑफेंस को सेक्शन 40 में आईपीसी के और बीएनएस के 2 सबसेक्शन 24 में परिभाषित किया गया है। अब बात करें कि ऑफेंस क्या है। ऑफेंस जो है, मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई एक्ट और ओमिशन जो अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस और अंडर एनी स्पेशल लॉ जो पनिशेबल बताया गया होगा उसी को हम ऑफेंस के रूप में जानेंगे। और जब भी कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस मीन्स अपराध, कोई अपराध कारित करता है तो उस व्यक्ति की जो है लाइबिलिटी अराइज हो जाती है अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस में। तो ये लाइबिलिटी अराइज होने के लिए यानी ऑफेंस होने के लिए हम कह सकते हैं कि दो चीजों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो एक्टस रियस और दूसरा होता है मेंस रिया। हम अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस जब भी किसी ऑफेंस के बारे में पढ़ेंगे तो ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है उसको समझने के लिए, उसका पता लगाने के लिए दो चीजों को हम लोग प्रयास करेंगे जानने का कि उसमें एक्टस रियस था कि नहीं था और एक्टस रियस के साथ साथ उसमें मेंस रिया भी एडेड था कि नहीं था। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स में से कोई एक भी यदि नहीं होगा तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये आपकी बिल्डिंग है, घर है और आपका एक सर्वेंट है। इस बिल्डिंग पे रखे हुए गमले का साफ सफाई कर रहा होता है और गलती से ये गमला जो है नीचे गिर जाता है और नीचे यक्स नाम का एक पर्सन, ये सर्वेंट को यस मान लेते हैं, एक्स नाम का एक पर्सन है जो नीचे जा रहा होता है, गमला इसके सर पे गिरता है और एक्स का डेथ हो जाता है। तो यहां ये बताइए कि यक्स ने कोई ऑफेंस किया कि नहीं किया। अब इसमें इस केस में यदि हमको ये समझना हो कि यस के द्वारा, सर्वेंट के द्वारा कोई ऑफेंस किया गया है या नहीं किया गया है तो उसके लिए हम दो चीजें देखेंगे। क्या एक्टस रियस इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। एक्टस रियस क्या है कि एक्टस रियस मीन्स कंसिक्वेंस ऑफ एनी ह्यूमन कंडक्ट, मतलब मनुष्य के कृत्य का कोई परिणाम। तो इसके द्वारा किया गया जो कृत्य है ये तो है कि इससे गमला जो है नीचे गिर जाता है और इसका परिणाम क्या है कि यक्स की मृत्यु हो जाती है। तो एक्टस रियस इस केस में है। लेकिन वहीं हम देखें कि इसमें मेंस रिया है कि नहीं है। मेंस रिया मीन्स बैड इंटेंशन, गिल्टी माइंड। तो क्या इसका माइंड गिल्टी माइंड है। गिल्टी माइंड मीन्स हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसका भी इंटेंशन था, यस का इंटेंशन था कि जैसे ही यक्स बिल्डिंग के नीचे से जाएगा हम गमले को छत से गिराएंगे और यक्स की मृत्यु हो जाएगी। क्या ऐसा पहले से कोई प्लानिंग करके
सर्वेंट रखा था? यदि नहीं रखा था तो ये माना जाएगा कि इस केस में मेंस रिया नहीं है। तो जब इस केस में मेंस रिया नहीं है, केवल एक्टस रियस है, तो इस केस में हम कहेंगे कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ है। तो क्या यस को छोड़ दें? ऐसी स्थिति में जब यस जो सर्वेंट है इसके द्वारा यक्स की मृत्यु कॉज हो गई, लेकिन यक्स विदाउट इंटेंशन ऐसी एक्टिविटी किया है जो जिसमें इंटेंशन ऐड नहीं था, लेकिन फिर भी यक्स की मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में इसने ऑफेंस नहीं किया। जब ऑफेंस नहीं किया है तो अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस इसकी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, और जब लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी तो इसको पनिश्ड भी नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये एक्टस रियस साबित हो गया लेकिन मेंस रिया नहीं है, तो ये केस फॉल कर जाएगा सिविल रॉन्ग में, सिविल केसेस में। और इसके लिए इसको पनिशमेंट तो नहीं दी जाएगी, लेकिन इसको जो है कंपनसेशन देना होगा। क्या देना होगा? कंपनसेशन देना होगा। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, इस केस को आप याद रखिएगा। ऑफेंस मीन्स हमने आपको बताया है एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, मैक्सिम क्या है? एक्टस नॉन फैसिट रियस नीसी मेंस सिट रिया। ये जो मैक्सिम है एक्टस नॉन फैसिट रियम, एक्टस नॉन फैसिट रियम नीसी मेंस सिट रिया, इस मैक्सिम का क्या मतलब है? कहता है कि हाँ, एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस unless or until it is done by guilty mind। कहता है ये मैक्सिम कि एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस और अनटिल इट इज डन बाय अ गिल्टी माइंड। मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कृत्य जिसमें दुराशय शामिल नहीं है, जो बिना गिल्टी माइंड के कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है, तो उसे हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। जैसे हम लोग पिछला जो एग्जाम्पल ले लें तो उसमें एक्ट तो किया गया था कि गमले का बिल्डिंग से गिरना और यक्स की मृत्यु हो जाना, लेकिन क्या उसमें माइंड गिल्टी था सर्वेंट का कि उसने इंटेंशन पहले से बना रखा था एक्स का डेथ कॉज करने का? नहीं, तो वहां जो है ऑफेंस नहीं हुआ था। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। उम्मीद करता हूं कि आपको क्राइम और ऑफेंस के बीच डिफरेंस समझ में आया होगा। उसके साथ साथ मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और करना चाहता हूं। आप बताएंगे कि क्या वो ऑफेंस होगा कि नहीं अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस। आप लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी में जाने के बाद आप जिस सीट पे बैठते हैं उसके जस्ट बगल वाली सीट पे एक मोटी सी किताब रखी हुई होती है और आपकी भी किताब उससे मिलती जुलती होती है। आप अंदर आते हैं और आपको ये लगता है कि
ये जो सीट है ये आपकी है और ये बुक आपकी पड़ी हुई है। आप उस बुक को उठाते हैं, जबकि वो बुक किसी दूसरे पर्सन की होती है। उस बुक को उठाते हैं और लेकर के अपने घर चले जाते हैं, और आपको पता नहीं है कि वो बुक किसी और की है। आपको लगता है कि वो बुक आपकी है। तो क्या ऐसी स्थिति में आपको थेफ्ट के लिए लायबल ठहराया जाए? और अगर ठहराया जाए तो क्यों ठहराया जाए? क्योंकि उसने एक्टस रियस तो किया है, लेकिन उसमें मेंस रिया कहीं साबित नहीं होता है। और जब उसमें मेंस रिया साबित नहीं होता है तो फिर क्या उसे ऑफेंस माना जाएगा? अगर माना जाएगा तो, और नहीं माना जाएगा तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि क्या इसके द्वारा जो ये एक्ट किया गया है वो ऑफेंस होगा या नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने सहयोगियों के साथ, जो भी लॉ एस्पिरेंट हैं, जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें इस वीडियो को शेयर करें। और आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के फीडबैक के बारे में जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि वीडियो में कुछ कंटेंट को लेकर के या फिर किसी भी बात को लेकर के यदि कोई इंप्रूवमेंट करना है तो उस इंप्रूवमेंट को किस एरिया पे मुझे करना होगा, ये मुझे पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।